Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम कैप्टिव जंबूस, जिनको केरला में यहाँ पर इनकी जेनेटिक प्रोफाइलिंग शुरू होने वाली है बहुत ही जल्दी। देखिए, केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयारी कर चुका है कि वो जेनेटिक प्रोफाइलिंग प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर करने वाला है फॉर द स्टेट्स कैप्टिव एलिफेंट पॉपुलेशन। ये जो इनिशिएटिव है ये कहीं ना कहीं पार्ट है एक लार्जेस्ट एफर्ट का, जैसे वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर लिया जा रहा है टू कंपाइल अ नेशनल डेटाबेस ऑफ एलिफेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये यहाँ पर फॉरेंसिक किट यहाँ पर सप्लाई करने वाला है टू द केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर जेनेटिक प्रोफाइलिंग, और उसी के साथ यहाँ पर देखा जाएगा कि ये इनिशिएटिव तैयार किया जाएगा। इस एस्टिमेशन के अनुसार अगर हम यहाँ बात करें तो देयर आर अराउंड 3000 कैप्टिव एलिफेंट अक्रॉस दी कंट्री। इस डेटाबेस में यहाँ पर फोटोग्राफ, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, इंडिविजुअल एलिफेंट का, उनकी हाइट क्या है, उनकी जेनेटिक प्रोफाइलिंग क्या है, जैसी सारी चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया जाने वाला है। और इसी के साथ ही WII एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर काम कर रहा है विच इज़ द गज सूचना एप्लीकेशन। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहाँ पर डेवलप कर चुका है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है गज सूचना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ये अलाउ करेगी ऑफिशियल्स जितने भी हैं, जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी भी स्टेट से अगर हम यहाँ पर बात करें, ताकि वो इस डेटा को यहाँ पर क्या कर सके, उसको एक्सेस कर सके, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है एलिफेंट पॉपुलेशन को लेकर वो यहाँ पर आ सके। इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंस जेनेटिक प्रोफाइलिंग की ये है कि यहाँ पर एक मॉनिटरिंग तैयार की जाए ताकि जितना भी मूवमेंट्स है जो यहाँ पे हाथियों के बीच में हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उसकी एक जानकारी यहाँ पर हो। साथ ही ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मदद करेगा इस आइडेंटिफाई करने में एलिफेंट्स की कि भाई सपोज़ अगर उनके ओनरशिप सर्टिफिकेट नहीं है या फिर इलीगल ट्रांसफ़र यहाँ पर होता है तो उनकी सारी जानकारी भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू हमें देखने के लिए मिल सकती है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि जेनेटिक प्रोफाइलिंग क्या है। तो देखिए, जेनेटिक प्रोफाइलिंग को ही हम जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग या DNA प्रोफाइलिंग बोलते हैं। ये एक ऐसी विधि होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल की जितनी भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब जो उसका यूनिक जेनेटिक मेकअप है उसको यहाँ पर तैयार करना। इसके अंतर्गत अलग अलग इंडिविजुअल का DNA किस तरीके से है, क्या उसके डिस्टिंक्टिव फीचर हैं, सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है ताकि इनको आइडेंटिफाई किया जा सके। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं द आर्ट ऑफ इंडियाज HIV एड्स रिस्पॉन्स। इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है अगेन क्योंकि अप्रैल एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बन चुका है इंडिया के उस रिस्पॉन्स को जो इंडिया कर रहा है HIV एड्स एपिडेमिक्स के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पर कॉमेमोरेट किया जा रहा है द लॉन्च ऑफ फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का फॉर पर्सन लिविंग विद द HIV और else PLHIV by the Indian government 20 years ago in 2004। इम्पॉर्टेंट है किसके बारे में पढ़ना, फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के बारे में। पहले इसके बारे में जानते हैं फिर चलेंगे आर्टिकल की डिटेल में। लेकिन इसके पहले भी एक डिफरेंस समझ लीजिए कि HIV और एड्स में डिफरेंस क्या होता है। समझिए, HIV एक तरीके का वायरस है जो कि कॉज होता है HIV इन्फेक्शन के थ्रू। ये डैमेज कर देता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बाय किलिंग वन सॉर्ट ऑफ सेल विच इज़ दी CD4। ठीक है, पहली तो ये चीज़ आप यहाँ याद रखिएगा। एड्स एक लास्ट स्टेज होता है HIV इन्फेक्शन का। जैसे ही HIV इन्फेक्शन एडवांस होता है वो एड्स में कन्वर्ट होता जाता है। ये धीरे धीरे क्या करता है, हमारी बॉडी में यहाँ पर HIV को इंक्रीज़ करने लगता है और धीरे धीरे जो हमारे CD4 सेल्स हैं ये डिक्रीज़ होने लगते हैं। राइट, CD4 सेल्स एक तरीके के हमारी इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट होते हैं। HIV इनको अटैक करता है, इनको डिस्ट्रॉय करता है और जैसे जैसे CD4 यहाँ पर आपकी बॉडी में ख़त्म होते जाते हैं वैसे वैसे इन्फेक्शन से लड़ने की जो किसी भी व्यक्ति की ताकत होती है ये यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।
चलिए, कमिंग अगेन बैक ऑन टू द ART थेरेपी, जिसके बारे में हमें यहाँ बात करनी थी। देखिए, एक कॉम्बिनेशन है डेली मेडिकेशन का, ताकि जो ये वायरस है इसका रिप्रोडक्शन रोका जा सके। ये थेरेपी बेसिकली क्या करती है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये यहाँ पर हेल्प करती है इन प्रोटेक्टिंग द CD4 सेल्स, और ये कहीं ना कहीं जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, ताकि वो सारी डिसीजेस से फाइट कर सके, इसके लिए एक महत्वपूर्णता प्रदान करती है। ये हेल्प करती है जो प्रोग्रेशन है एड्स का, which is the spectrum of condition caused by the infection due to HIV, as I have told you earlier also, इसको यहाँ पर रोकने के लिए काम करती है। और जो फर्स्ट एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है which is the AZT, आप यहाँ पर भी इसका नाम पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से, the name is given here also, AZT which is the ज़ाइडोविडाइन, इसको अप्रूव किया गया था USA के द्वारा, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मार्च 1987 में। धीरे धीरे हम बात करें तो इसका इस्तेमाल होने लगा, और 2004 में PLHIV को यहाँ पर इंडिया ने शुरू किया। इंडिया एस्टिमेटेड अराउंड 5.1 मिलियन पॉपुलेशन विद प्रेवलेंस ऑफ 0.4%, और इसी के साथ इंडिया ने इस थेरेपी को यहाँ पर करना शुरू किया। इनिशियली अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मिलीनियम 2000 ने यूज़ किया था, डिक्लेयर किया कि भाई हमें यहाँ पर इसको यहाँ पर रोकना है, स्टॉप करना है HIV के स्प्रेड को। वहीं ग्लोबल फंड फॉर फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, इसको क्रिएट किया गया सन 2000 में, ताकि यूनिवर्सल एक्सेस किया जा सके HIV प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट का, केयर का और सपोर्ट सर्विसेज का। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2004 में इंडिया लॉन्च करेगा यहाँ पर ART थेरेपी, और बाद में आपको देखने मिलेगी द कॉकटेल थेरेपी, या जिसे हम हार्ट थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, हार्ट थेरेपी, HAART इज़ द थेरेपी विच इज़ द हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो कि बाद में अवेलेबल हो गई स्टार्टिंग इन 1996, बट यहाँ पर इसका कॉस्ट वर प्रोहिबिटली हाई, इसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। 2006 में फ्री ART को शुरू किया गया, और इसको अवेलेबल कर दिया गया चिल्ड्रंस के लिए भी। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इंडिया, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। देखिए, अगर हम एक स्टैटिस्टिक डेटा के हिसाब से बात करें तो HIV जो कि CD4, जो कि टाइप है हमारे वाइट ब्लड सेल्स का, विच आर दी T सेल्स, हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करता है। होता क्या है, जैसे ही ये HIV वायरस बॉडी में एंटर होता है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और धीरे धीरे ये डिस्ट्रॉय करता है CD4 को, जिसकी वजह से सीवियर डैमेज होने लगता है ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम को। एंड वंस दिस वायर एंटर्स द बॉडी, एक बात याद रखिएगा, इट कैन नेवर बी रिमूव्ड। CD4 जो काउंट है किसी भी व्यक्ति के शरीर में, अगर वो HIV से इंक्रीज हो जाता है तो वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मतलब अगर हम नॉर्मल बॉडी की बात करें तो CD4 का जो काउंट है वो 500 से 1600 के बीच में होता है, लेकिन अगर किसी की बॉडी इन्फेक्टेड है तो ये 200 या उससे भी कम जा सकता है। दैट मीन्स जितना ज़्यादा वीक इम्यूनिटी सिस्टम होगा उतना ही ज़्यादा कोई भी व्यक्ति प्रोन होगा कि इन्फेक्शन से या फिर होने वाली किसी भी दूसरी बीमारी से। अब देखिए, ये जो प्रेवलेंस है HIV का 15-49 साल के बीच ग्रुप की, एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये धीरे धीरे कम आ गया है। दैट मीन्स आप यहाँ पर समझिए 20। कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करें तो इट इज़ ओनली 0.17% टू 0.25% नाउ। ये जो बर्डन है डिसीज़ का इन टर्म ऑफ एस्टिमेटेड PLHIV, ये भी यहाँ पर कम हो गया है ओनली टू द 4 मिलियन। इंडिया शार्प इन PLHIV ग्लोबली हैड कम डाउन टू 3%, जो कि इसके पहले 10% हुआ करता था। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस थेरेपी ने अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ करी है। ट्रीट फॉर ऑल अप्रोच यहाँ पर इंडिया लेकर आया 2017 में, और उसी के साथ आप देखेंगे जैसे जैसे ART का यहाँ इंडिया ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, एक फ्री डायग्नोस्टिक फैसिलिटी लोगों को मिलने लगी, लोगों को प्रिवेंशन, डायग्नोशन और मैनेजमेंट के लिए काम किया जाने लगा। नॉट अलोन विद द CD4, बट CD4 एक और जगह इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू ट्यूबरकुलोसिस एंड द अदर प्रॉब्लम ऑल्सो। और इसी में इंश्योर किया गया कि ART को इनिशिएट किया जाएगा irrespective of CD4 count. It has contributed to reduce number of virus transmission both individual and in the community level. साथ ही यहाँ पर एक फ्री कॉस्ट वायरल लोडिंग टेस्टिंग भी यहाँ पर शुरू किया गया, जिसकी वजह से
बहुत आसानी से यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाने लगा कि भाई कितने नंबर है, कितने नंबर लोग इन्फेक्टेड हैं और क्या यहाँ पर करने की आवश्यकता है। रिसेंट इनिशिएटिव्स के हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑन गोइंग 5th फेज़ है इंडिया में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का, जो कि एम कर रहा है बाय 2025 की एनुअल न्यू HIV इन्फेक्शन को 80% तक यहाँ पर कम करना है। वहीं अगर हम बात करें एड्स रिलेटेड मोर्टेलिटीज़ को 80% तक कम करना और एलिमिनेट करना है वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिल्स। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 5 कॉल कर रहा है एक अटेनमेंट ऑफ एम्बिशियस टारगेट ऑफ 95 95 95 बाय 2025। व्हाट इज 95 95 95? तो समझिए 95 मतलब 95% जितने भी लोग हैं जो HIV से सर्वाइव कर रहे हैं, नोन देयर HIV स्टेटस। वहीं दूसरा 95 यहाँ पर बात कर रहा है ऑफ ऑल द पीपल डायग्नोज्ड विद HIV इन्फेक्शन रिसीव्ड सस्टेन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, और 95% लोगों को यहाँ पर रिसीव करना है ART थेरेपी और यहीं पर वायलर का सप्रेशन करना है बाय 2025। ठीक है, सब कुछ अच्छा है, 95 95 95 का कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? तो देखिए जैसे जैसे एनरोलमेंट डिले हो रहे हैं ART फैसिलिटी में, वहाँ पर एक प्रॉब्लम है। इंडियन पेशेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटिंग विद द CD4 काउंट इवन लेस देन, आप देखिए 200 टू ART सेंटर, जो कि ऑलमोस्ट थर्ड है ऑफ टोटल फुटफॉल आफ्टर स्टार्टिंग ऑन ART एंड कंटिन्यूइंग द पेशेंट स्टार्ट फीलिंग वेल। होता क्या है भाई, धीरे धीरे अपनी डोजेस मिस करने लगते हैं और मिसिंग मेडिसिन की वजह से आप देखेंगे एक धीरे धीरे कंप्लीट ड्रॉप आउट हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बॉडी क्रिएट कर लेती है, जो कि इस समय इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैनल बना हुआ है। तो करें क्या? देखिए ज़रूरी है कि एक नेशनल प्रोग्राम यहाँ पर लेकर आया जाए, जितनी भी जोग्राफिकल फीचर है हमारी कंट्री के उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे टेरेंस हो, चाहे हिली एरिया हो या फिर रिमोट एरियाज हो, सभी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आया जाए जो सक्सेसफुली सभी के लिए काम करे। अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ अ नीड टू फोकस ऑन प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, ताकि PL HIV को लेकर काम किया जा सके। ऑल्सो देर इज़ अ नीड फॉर कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। जितने भी स्टाफ हैं, चाहे हम साइंस स्टाफ की बात करें या लोगों की बात करें, कि इनको ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट एक आवश्यकता है कि हम स्ट्रेंथनिंग करें इंटीग्रेशन का विद द अदर प्रोग्राम सच एज हेपेटाइटिस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेंटल हेल्थ। अलॉन्ग विद दैट एक फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए, इसको अडॉप्ट किया जाए ताकि प्रिवेंटेबिलिटी, मोर्टेलिटी को यहाँ पर कम किया जा सके, राइट। एक सिस्टमैटिक रिव्यू यहाँ पर हो ताकि एडवांस डायग्नोशन की तरफ काम किया जा सके। अब देखिए सब चीज़ें अच्छी हैं, तो क्या रहा कि भाई हम इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं ART के लिए? सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल विल और कांस्टेंट सपोर्ट जो यहाँ पर इस ट्रीटमेंट को मिला है, उसकी वजह से इसकी सक्सेस बढ़ गई। अलॉन्ग विद पीपल सेंट्रिक मॉडिफिकेशन सर्विस डिलीवरी में किए गए, ऐसे ही जो यहाँ पर ब्रिज था, जो गैप यहाँ पर क्रिएट था लोगों के बीच में, उसको ग्रेजुअली ख़त्म कर दिया गया। रेगुलर प्रोग्राम रिव्यूज़ की वजह से, फील्ड बेस्ड मॉनिटरिंग की वजह से, अलग अलग चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखेंगे तो ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव यहाँ पर बहुत अच्छे से कारगर सिद्ध हुआ है, हम ये भी बोल सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम यहाँ पर बात करते हैं कंपाउंडिंग क्राइस। व्हाट डज इट ऑल अबाउट? देखिए रिपोर्ट यहाँ पर एक पेश की गई है ऑन द सेंट्रल वाटर कमीशन डेटा के द्वारा दैट ओनली 23% ऑफ द होल्डिंग कैपेसिटी इन साउथ इंडियन रिजर्वॉयर्स इज फिल्ड, which is 9 percentage point lower than the rolling decadal average। ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक इम्पेंडिंग वाटर क्राइसिस हो सकता है। अगर हम आगे आने वाले समय में बात करें तो बिल्कुल वैसा ही क्राइसिस जो कि 2017 में यहाँ पर साउथ इंडिया में हमें देखने मिला था, इवन वर्सर देन दैट होने की भी संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। ना तो क्वेश्चंस कम कि भाई इस वाटर क्राइसिस के फैक्टर्स क्या रहे हैं, तो देखिए एल नीनो इवेंट सबसे बड़ा फैक्टर इसका है। जो मॉनसून है साउथ इंडिया में, ये यूजुअली डिपेंड करता है, इन्फ्लुएंस होता है अलग अलग फैक्टर्स इंक्लूडिंग एल नीनो इवेंट्स, नॉट अलोन इन साउथ इंडिया बट इन एंटायर इंडिया। लेकिन जो एल नीनो का इवेंट रहा है, आपको पता है ये बहुत लंबा रहा है, स्ट्रॉन्ग रहा है अभी तक की हिस्ट्री में, और इसकी वजह से मॉनसून जो है वो बहुत ज़्यादा एराटिक हो गया। दूसरा अगर हम बात करें
तो एक इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर हो रहा है, क्योंकि अगर हम मेट्रोलॉजिस्ट की बात करें तो दे हैव रिकॉर्डेड कि 2023 जो था ये वार्मेस्ट ईयर अभी तक का था जिसे रिकॉर्ड किया गया है, कि इनफैक्ट ये तक बोला जा रहा है कि 2024 इससे भी ज़्यादा वर्स होगा। यूके की मेट्रोलॉजिकल ऑफिस की अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 93% चांसेस हैं कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर हो जाएगा 2026 तक। ऐसे में साउथ इंडिया, जो कि आपको पता है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे बिलोंग करता है, तीन तरफ से आप देखेंगे तो अगर साउथ इंडिया की बात करो तो पानी की गर्मी की वजह से भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं। नेक्स्ट इज मिलियंस ऑफ इंडियन आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम आउटडोर्स दिस समर ड्यू टू द जनरल इलेक्शन। ऐसे में जो वाटर का यूजेजेस है, जो कंजम्पशन है, वो भी यहाँ पर बढ़ गया है। सो डिस्पाइट अगर हम बात करें कि बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, फॉरकास्टिंग बहुत अच्छा हो रहा है, तो देखिए चैलेंजेस अभी भी एज इट इज़ है। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। वी आर नॉट फोकस्ड ऑन दी अर्बन ग्रोथ। हम ग्राउंड वाटर के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। हम ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज का। लो वाटर रीयूज़ एफिशिएंसी हमें देखने मिल रही है। इनसफिशिएंट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, और ऐसे में जो कैचमेंट एरिया हैं उनको भी एंक्रोच किया जा रहा है। रिजल्ट इनटू जो क्राइसिस है ये ज़्यादा गंभीर है, डेडलीस्ट कंडीशन पर आ चुके हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो हैं जैसे इंडिया, ये भी इस क्राइसिस से सफ़र कर रही हैं। वेदर इवेंट्स की बात करें तो ये तो अपनी जगह हैं, बट एज ए इंडिविजुअल, एज ए पॉपुलेशन, एज ए ह्यूमन बीइंग, स्टिल पीपल आर सफरिंग विद द ड्रॉट एंड डिसीजेज आउटब्रेक। एंड हेयर द प्रॉब्लम इज कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी ख़राब है उनके लिए तो ये कंडीशन और भी वर्स्ट है, राइट। सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वाटर क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए काम किया जा सके। चलिए बात करते हैं CWC के बारे में, सेंट्रल वाटर कमीशन। तो एक प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है अपने अलग अलग फंक्शंस के लिए रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में, और एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इन इंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी फॉर द नेशन बाय प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। कमीशन को 3 विंग्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है ताकि एफिशिएंटली यहाँ पर काम किया जा सके। एक विंग डिज़ाइन और रिसर्च के लिए काम करती है, दूसरा विंग रिवर मैनेजमेंट के लिए काम करती है, और तीसरा विंग वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट्स को लेकर काम करती है। एडिशनली देयर इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट, जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए भी काम करेगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं वर्कर्स नॉट टेक शुड बी स्टेट्स प्रायोरिटी। देखिए ABBP यहाँ पर दे यूज्ड इन दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैज़ garnered attention due to various challenges। तो ABPS यहाँ पर क्या है, बेसिकली याद रखिएगा ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। डिस्पाइट जैसे जैसे हमारा बजट एलोकेशन बढ़ रहा है, जो चैलेंजेस हैं जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन इशू, नेम डुप्लीकेशन, कहीं ना कहीं जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है उसको इम्पैक्ट कर रहा है। रिसर्च इंडिकेट करती है कि 5.2 करोड़ वर्कर्स को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है फ्रॉम द डेटाबेस इन 2022-23, और 34.8% जॉब कार्ड होल्डर्स अभी भी इनएलिजिबल हैं फॉर द ABPS। वर्कर्स यहाँ पर सब्जेक्ट हो रहे हैं टू टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी बेनिफिट का हमारा आइडिया था वो कहीं ना कहीं इस पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि ABPS प्रायोरिटाइज कर रहा है टेक्नोलॉजी ओवर एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी रिलेटेड वर्कर्स फॉर सेकेंडरी स्टेटस। सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि चैलेंजेस क्या हैं ABPS इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। तो देखिए टेक्नोलॉजिकल हर्डल तो हमें समझ में आ गया, दूसरा डेटाबेस का मैनेजमेंट इशू है। एक सिग्निफिकेंट बजट अलोकेशन के बाद भी आप देखिए, जैसा मैंने बताया आपको, 5.2 करोड़ वर्कर्स को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। ABPS पूरी तरीके से रूरल वर्क को यहाँ पर सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे छोड़े हुए है। ऐसे में अगर टेक्नोलॉजिकल इशू यहाँ पर आ जाता है तो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी को लेकर इशू देखने मिलते हैं। ये अप्रोच कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रही है एक कोर ऑब्जेक्टिव जो मनरेगा का है, जो कि बात करता है सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी देना है रूरल हाउस होल्ड को थ्रू द गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट। सो नाउ हियर इज टेक्नोलॉजी वर्सेस वर्कर एम्पावरमेंट।
सबसे पहले समझिए, ये जो डिज़ाइन है और डिप्लॉयमेंट है एबीपीएस का, ये यहाँ पर पोजीशन कर रहा है टेक्नोलॉजी एज द फोकल पॉइंट, और कहीं ना कहीं जो वेलफेयर है वर्कर का उसको साइडलाइन कर दिया गया है। सो रादर देन एम्पावरिंग वर्कर्स हियर, टेक्नोलॉजी यहाँ पर ओवर बियरिंग एलिमेंट बन गया है, जो कि एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी जो इसका मुद्दा था उसको इसने शेडो आउट कर दिया है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो मनरेगा जैसी स्कीम है जिनका मुख्य उद्देश्य है कि वर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, एक एलिवेटेड सोशियो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस यहाँ पर दूर करना है, कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड करना है ताकि लोग अपने आप को अपलिफ्ट कर सकें। बट टेक्नोसेंट्रिक अप्रोच लाने की वजह से कहीं ना कहीं जो स्कीम है, जो इसका आइडिया था कि हमें इंक्लूजन और इक्वालिटी की बात करनी है, वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तीसरा अगर हम बात करें तो जहाँ टेक्नोलॉजी एक पोटेंशियल सपोर्ट के रूप में काम करती है, इट मस्ट नॉट ओवरशो द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। लेसन हमें पिछले फेलियर से पढ़ना होगा इन द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग दी कोविड-19 पैंडेमिक, जहाँ पर एम्फसाइज किया गया था इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग वर्कर्स वेलफेयर ओवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो रिविजिट करना होगा एक डेवलपमेंटल इमेजिनरी को लेकर। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो रूरल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये गारंटी स्कीम है जो कि हमारे एसडीजी से एसोसिएटेड है, ऐसे में हमें टेक्नोसेंट्रिक होने की जगह कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी और सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को ध्यान देना होगा। एक सब्सटेंशियल बजट एलोकेशन यहाँ पर मनरेगा के लिए प्रायोरिटाइज करना होगा ताकि टेक्नोलॉजिकल जो मैलिडीज़ हैं उनको ख़त्म किया जा सके और एक एफिशिएंट डिलीवरी क्रिएट की जा सके। फंडामेंटल डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम ग्रोइंग इनइक्वालिटी की अगर बात करेंगे तो रूरल एरिया में टेक्नोलॉजी की वजह से एक डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, एक इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, रादर एक सपोर्ट सिस्टम की तरह यहाँ पर इसको काम करना होगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करते हैं नाउ जीएसटी प्रोब इनटू बिग कॉर्पोरेट मेजर एमएनसी नीड रिटन अप्रूवल। जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने यहाँ पर इशू कर दिया है एक इंस्ट्रक्शन टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑफिशियल रिगार्डिंग द इनिशिएशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन सर्टेन केसेस। देखिए, सीजीएसटी ऑफिशियल्स नाउ दे आर रिक्वायर्ड कि उन्हें एक प्रायर रिटन अप्रूवल लेना होगा फ्रॉम द जोनल चीफ कमिश्नर बिफोर इनिशिएटिंग इन्वेस्टिगेशन इन द केसेस जहां पर बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस, मेजर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और सेंसिटिव मैटर जो कि नेशनल इम्प्लीकेशन से जुड़े हुए हैं। अप्रूवल की बात करें तो यहाँ पर फ्रॉम द प्रिंसिपल कमिश्नर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ईच इन्वेस्टिगेशन। गाइडलाइन यहाँ पर आउटलाइन कर रही है कि स्पेसिफिक सिचुएशन जहाँ पर प्रायर रिटन अप्रूवल फ्रॉम द जोनल चीफ ऑफिसर इज मैंडेटरी, इंक्लूडिंग वो केसेस जहां पर बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज और मेजर एमएनसी शामिल हैं, जहां पर कोई भी मैटर यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के समक्ष है, कोई भी ऐसा मैटर जो कि यहाँ पर बात कर रहा है टैक्स लेवी और ड्यूटी ऑन एनी सेक्टर, कमोडिटी और सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है कि जो इम्प्लीकेशन है इसको भी देखना होगा। चलिए, तो नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं है ज़रूरी। आप इसका सिर्फ इतना ही ओवरव्यू ले सकते हैं, एक आइडिया आपके पास होना चाहिए। और एडिशनली व्हाट यू कैन डू कि आप यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीएसटी काउंसिल के बारे में बात कर सकते हैं कि कितने टाइप का जीएसटी यहाँ पर टैक्स लगा रहा है। 5 स्लैब्स आपको पता है, 0%, 5%, 12, 18 और 28, और किस तरीके से कौन सी चीज़ों के ऊपर टैक्स लग रहा है। सीजीएसटी किस तरीके से काम करता है, एसजीएसटी क्या है और आईजीएसटी क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। अलॉन्ग विद दैट जीएसटी काउंसिल जब आप पढ़ने वाले हैं तो क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात की जा रही है अंडर आर्टिकल 279A, तो आप यहाँ पर इसके बारे में भी एक डिटेल में एक रिवीजन पर्पज से इसको पढ़ेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। आर्ट एंड कल्चर के कॉन्टेक्स्ट से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है अ रिकॉर्ड 60 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया ग्रांटेड जीआई टैग। 60 प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस रीजन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द रिनाउंड बनारस थंडाई हैव बीन अवॉर्डेड द जीआई टैग। ये मार्क कर रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग जिन्हें एक बार में अभी तक दिया गया है। देखिए, धीरे धीरे स्टेट्स आर बीइंग वेरी एक्टिव। ऐसे में उनके यहाँ की जो ट्रेडिशन है, उनकी जो हिस्ट्री है, जो कहीं ना कहीं
यहाँ पर उनके लिए एक खासियत प्रदान कर रही है, उनके लिए एक अलग से एक स्टेटस प्रदान कर रही है। ऐसे में नाउ स्टेट्स आर वेरी क्यूरियस कि वो जीआई टैग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि एक बार में 7 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को पूरे भारतवर्ष में, भारत से यहाँ पर अगर हम देखें तो इनको जीआई टैग दिया गया है। बेसिकली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जीआई टैग फॉर असामीज क्राफ्ट। असम ने सिक्योर करे हैं 6 ट्रेडिशनल जीआई टैग, जहाँ पर एक रिच कल्चरल हेरिटेज स्टेट की हम बात कर रहे हैं। ये क्राफ्ट इंक्लूड कर रहे हैं अशरी कंडाई टेराकोटा क्राफ्ट, पानी मेटिका क्राफ्ट, सरतेबारी मेटल क्राफ्ट, जापी विच इज़ दी बैम्बू हेड गियर, मिशिंग हैंडलूम प्रोडक्ट एंड दी बिहू ढोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इसी के अलावा अगर हम बात करें तो 13 और प्रोडक्ट्स जो हैं असम के, दे हैव रिसीव्ड जीआई टैग, जिनमें बोडो ढोकना जो कि एक ट्रेडिशनल अटायर है बोडो वुमेंस का, बोडो इरी सिल्क जो कि अपने पीस और नॉन वायलेंस के लिए यहाँ जाना जाता है और कई बार हम इसे नॉन वायलेंट सिल्क का नाम भी दे देते हैं, इनको भी यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है, राइट। इसके अलावा एक रिनाउंड बनारस की जो ठंडाई है, जिसकी जो एक न्यूट्रिशनल बेवरेज है जिसे मिल्क के साथ कुछ नट्स, सीड्स, स्पाइसेस को मिलाकर बनाया जाता है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो बनारस ठंडाई की शॉप्स जो हैं दे आर इन द एरिया लाइक गौदुलिया चौक, लाहौर बीर और पक्का महल। ये सबसे बड़ा सेंटर है बनारस का, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो जो देश विदेश से जाता हो यात्रा करने, वो इन क्षेत्रों में ज़रूर जाता है ठंडाई टेस्ट करने के लिए। इस ड्रिंक का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ओरिजिनली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज दी ऑफरिंग टू द श्री काशी विश्वनाथ डेटी ड्यूरिंग द महाशिवरात्रि, रंग भराई एकादशी एंड होली फेस्टिवल, एंड लेटर ऑन पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट। एडिशनली दूसरे प्रोडक्ट जिन्हें बनारस में यहाँ पर मिला है जीआई टैग, इट इज़ दी तबला, बनारसी शहनाई, बनारस लाल भावर मिर्च, बनारस लाल पीड़ा, दे हैव ऑल्सो रिसीव्ड द जीआई टैग। अलॉन्ग विद दैट अगर हम यहाँ पर बात करें तो त्रिपुरा रीजन में भी बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला है। सो यू हैव टू गो थ्रू द डिटेल कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। हम बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। सो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इंडिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है उन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनकी अपनी एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन है, जिनका अपना खुद का एक इतिहास है, और उसकी वजह से यहाँ पर इसकी रेपुटेशन बनी हुई है ताकि इनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। इनको यूजुअली ग्रांट किया जाता है किसी भी एग्रीकल्चर, नेचुरल या मैन्युफैक्चरर हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम अ डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी। जीआई टैग इंश्योर करता है कि केवल और केवल ऑथराइज्ड यूज़र जो है, रजिस्टर्ड यूज़र जो है फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, दे आर अलाउड टू यूज़ द पॉपुलर प्रोडक्ट नेम, और ऐसा नहीं होगा कि उनके नाम से कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचेगा। इंडिया में जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 गवर्न करता है रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द जीआई टैग। ये एक्ट यहाँ पर 2003 में लाया गया था और एक इम्पॉर्टेंट है, ये लीगल प्रोटेक्शन देता है प्रोडक्ट को। अनऑथराइज्ड जीआई टैग को यहाँ पर प्रिवेंट करता है, एक अश्योर करता है कंज्यूमर को प्रोडक्ट क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी को लेकर, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी यहाँ पर बढ़ाने के लिए काम करता है, राइट। चलिए, सो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन बात कर रहा है जेनेटिक प्रोफाइलिंग को लेकर, और दूसरा क्वेश्चन बात कर रहा है HIV एड्स और इंडियन गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को लेकर। वॉट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन दी गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragyapanday@rouseacademy.in पर डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.